बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबह के वक्त सूरज की किरणें रफ्ता रफ्ता हर तरफ फैलती रोशनी बखेर रही थी। सुनहरी धूप के आगोश में डूबा पूरा शहर इस वक्त अपने अपने फेल में मुनहमिक था। बर्क रफ्तारी से सड़क पर फिसलती गाड़ियां जहां आलूदगी में इजाफा कर रही थी, वहीं अंदर बैठे नफूस के लिए बेहद पुरसुकून साबित हो रही थी। मैं आज भी इस अफरा तफरी का हिस्सा था। रोज की तरह आज भी रोजगार की तलाश में मुझे इन सड़कों पर फिरना था, और शायद आज भी मैं खाली हाथ थका हारा अपने घर चला जाता। लेकिन शायद आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं जैसे ही चौक पर वेगन से उतरा तो अचानक फुटपाथ पर बैठी एक औरत पर नजर पड़ी, जिसने हाथ में एक बैनर पकड़ रखा था जिस पर लिखा था, जो मेरी बेटी से शादी करेगा वो माला माल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बरकत वाली है, मगर शर्त यह है कि वो कभी मेरी बेटी का चेहरा ना देखेगा। इस बात पे मैं चौंक पड़ा। भला कोई अपनी बेटी का निकाह किसी भी अरे गैरे से कैसे कर सकता है, और वो भी राह चलते हुए लोगों को बोलकर। कई तरह के अच्छे बुरे लोग उसके पास खड़े होकर कुछ न कुछ कहते और आगे चले जाते। शायद कुछ लोग उससे इस तरह करने से बाज रहने का कह रहे थे, और कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे। मैं सर झटक कर वहां से जाने लगा, लेकिन अचानक मेरे पैरों को जैसे ब्रेक लग गया। उस औरत ने लिखा हुआ था कि जिसने भी उसकी बेटी से शादी की तो वो माला माल हो जाएगा, और उसकी कोई डिमांड भी नहीं थी सिवाय चेहरा ना देखने के। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। कब से मैं दर्द की ठोकरें खा रहा था। क्या मालूम ये लड़की वाकई में मेरे भाग खोल दे। मैं वापस पलटा और उस औरत के पास फुटपाथ पर बैठ गया। मुझे आधा देखकर वो कुछ सिमट गई और बोली, मेरा मजाक उड़ाने आए हो? उसकी आवाज में तकलीफ थी। नहीं खाला, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। मैंने आखिरकार अपने दिल की बात कह डाली। मेरी बात पर वो हैरत और खुशी से मेरी तरफ देखने लगी, और अपनी खुशी पर काबू पाते हुए पूछने लगी, मेरी शर्त मंजूर है? हाँ खाला, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं हालात और गुर्बत का सताया हुआ हूं। मेरे पास आपकी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और कोई वक्त होता तो मैं कभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, मगर आज सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैं ये निकाह करना चाहता हूं, ताकि मेरे दिन भी फिर जाएं और आपकी बेटी का घर भी बस जाए। मैंने सर झुकाकर साफ बात की। वो औरत खुशी से कांप रही थी। बेटा, तुम देखना, तुम्हारे दिन ऐसे फिरेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। उनकी बातें मेरे दिल को सुकून पहुंचा रही थी। उस औरत ने, जो कि अब मेरी सास बनने वाली थी, मुझे अपने साथ चलने का कहा। मैं उनके पीछे चलने लगा। काफी दूर जाकर बंगलों के पीछे कुछ झुग्गियां थीं, जहां वो मुझे ले गई। वो मुझे अपनी छोटी सी झुग्गी में ले गई, जहां सहन में चारपाई रखी थी। सहन काफी साफ सुथरा था। ये लोग खाली जगहों पे लकड़ियों और बांस वगैरह से एक या दो कमरे बना देते थे, फिर पुराने दरवाजे और फटे गत्ते वगैरह से एक बाउंड्री भी बना देते थे, जहां उनकी औरतें कामकाज और खाना वगैरह बनाया करती थीं, और उनका पर्दा भी हो जाता था। मैंने दिल में सोचा, मेरे घुटन ज़्यादा कमरे से तो ये जगह कहीं बेहतर है, जहां ताज़ी हवा तो मिल रही थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि खाला मेरे लिए चाय ले आई, जो शायद उनकी बेटी ने बनाई थी। चाय बेहतरीन थी। अब मैं मुतमईन हो गया था कि जो मेरी जीवन साथी बनने जा रही थी, उसके हाथ में नफासत और जायका तो था। खाला ने मुझे बिठाकर किसी लड़के को आवाज दी और उसके कान में कुछ कहा। मैं इस सब के दौरान खामोश बैठा रहा, जबकि वो खातून अंदर जा चुकी थी। इतनी देर में वो लड़का चंद आदमियों समेत वापस आ गया। एक के हाथ में रजिस्टर देखकर मैं समझ चुका था कि वो निकाह खां था, और कुछ देर बाद ही मेरा निकाह समिया वल्द रियाज अहमद के साथ हो चुका था। सब लोग हमें मुबारकबाद दे रहे थे। खाला ने जाते वक्त मेरे कान में कुछ कहना शुरू किया, जिसे सुनकर मेरा सांस रुकने लगा। ये आप क्या कह रही है खाला? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने गड़बड़ा कर पूछा, तो खाला ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और अपनी बेटी को रुखसत करने लगी। मैं समिया को लेकर अपने छोटे से घर में आ गया, जहां कोई भी उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद ना था। समिया सर से पैर तक स्याह लिबास में मलबूस थी।
मुझे सिर्फ उसकी आंखें और हाथ दिखाई दे रहे थे। काश मैं उसे एक रूसी लिबास पहनाने के ही काबिल होता, अगर ये मेरे बस में ना था। मैंने समिया को आराम करने का कहा और उसके लिए खाना लेने जाने लगा, मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वहां 7 वाला बच्चा खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ी ट्रे थी। कामरान भाई, ये अम्मी ने भेजा है। आज मेहमान आने थे हमारे यहाँ। काफी कुछ बनाया था अम्मी ने, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके, इसीलिए अम्मी ने पड़ोस में भिजवाया है सबको। वो मुस्कुराता हुआ कह रहा था, जबकि मेरा तो जैसे बोझ ही हल्का हो गया था। मैं सोच रहा था कि जेब में तो सिर्फ 200 रुपए पड़े हैं, नई दुल्हन को दाल रोटी कैसे खिलाऊं। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि उसने बंदोबस्त कर दिया। मैं खाना अंदर ले गया तो देखा कि कोरमा, बिरयानी और मीठा सब वाफिर मिकदार में मौजूद था। शुक्र है अल्लाह का, इज्जत रह गई। मैंने समिया के आगे खाना रखा, लेकिन जल्द ही मुझे याद आ गया कि वो अपना निकाब नहीं खोलेगी मेरे सामने। इसीलिए मैं अपना हिस्सा लेकर छोटे से बरामदे में आ गया। मैं उसे निकाह करके तो ले आया था, मगर अब मुझे अजीब व गरीब वसवसे परेशान कर रहे थे। वो सारी रात सोचों में ही गुजर गई। अगली सुबह मेरी दुल्हन मेरे लिए नाश्ता तैयार किए बैठी थी। मैं बरामदे में ही सोचते सोचते सो गया था शायद। खैर, आज भी मुझे एक इंटरव्यू देने जाना था और मैं अल्लाह का नाम लेकर इंटरव्यू देने चला गया। मैंने मास्टर्स कर रखा था, लेकिन यहां हर जगह सिफारिश चलती थी। मगर उस दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जिस मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा इंटरव्यू था, वहां इंटरव्यू के बाद सबको जाने का कहा गया और मुझे रोकने का कहा गया। मैं सख्त हैरत में था। भला मुझे ये जॉब आसानी से कैसे मिल सकती थी? माना कि मैं बहुत लायक था, मगर आजकल पैसों और सिफारिश के सिवा जॉब नहीं मिलती, और वो दोनों ही मेरे पास नहीं थे। मगर ये सच था। कुछ ही देर में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमाया गया तो मैं उछल पड़ा। मेरी खुशी दीदनी थी। मैं बार बार अपने अपॉइंटमेंट लेटर को देखे जा रहा था, जिसमें 1 लाख से ले लिखी हुई थी। और यही नहीं, बहुत जल्द मुझे कंपनी की तरफ से घर और कार भी दी जाएगी, ये सब उसमें लिखा था। मेरे पैर जमीन पर न टिक रहे थे। खुशी मेरे अंग अंग से फूट रही थी, और मैंने वहां से घर तक का सफर न जाने कैसे तय किया, ये मैं ही जानता था। घर पहुंचते ही मैंने खुशी से समिया को पुकारना शुरू कर दिया। ये सब उसी की बरकत से हुआ था, वरना कल तक मैं जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मेरे दिन इस तरह से फिर सकते हैं। मेरी आवाज पर समिया भागती हुई आई थी। क्या हुआ? वो परेशानी से बोली। तो मैंने खुशी से उसे शानों से पकड़कर घुमा डाला और उसे बताने ही लगा था कि अचानक उसका निकाब खुल गया, और उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। एकदम से मेरा सर चकरा गया, क्योंकि वो तो मेरी सबसे लाडली तीसरी। मेरा नाम कामरान है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता था। मेरे वालिद साहब ने मुझे शुरू ही से तालीम दिलवाई थी। जबकि गांव में कोई स्कूल न था, तब उन्होंने ये फैसला किया कि वो मुझे मेरी फुप्पो के घर भेजेंगे। मेरी फुप्पो शहर में रहती थी और बाबा ने काफी कम उम्री में ही मुझे वहां भिजवा दिया था। पहले तो मैं खूब रोया था और मेरी बहनें भी उदास थीं और मां भी, लेकिन बाबा ने हमारी एक न सुनी और इस तरह मैं शहर में आ गया। कहते हैं कि हर इंसान में एक खासियत होती है, और मुझ में भी बचपन से ही एक खासियत थी। मैंने जब से कागज कलम उठाना सीखा था, तब से मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। ये शौक मेरा जुनून बनता जा रहा था। जब मुझे कोई कागज मुयस्सर न होता, तब भी मैं किसी न किसी चीज पर नक्शो निगार बनाता ही रहता था। मैं पप्पो के बच्चों के साथ टीवी देखा करता, तो उस वक्त भी कागज कलम पकड़ के स्क्रीन पर आने वाले कार्टून वगैरह के स्केचेस बनाता रहता। एक दिन पुप्पो ने मेरे बनाए हुए स्केच देखे तो वो हैरान रह गई, और तब से वो हर बार मेरे लिए ड्राइंग बुक और कलर्स लाया करती। अब मैं और ज्यादा शौक से पेंटिंग करता। जो भी देखता हैरत ज़दा रह जाता कि इतना छोटा बच्चा कितने अच्छे स्केच बना लेता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझ में एक अनोखा हुनर भी था। वो ये कि मैं बच्चों को देखकर उनकी जवानी की तस्वीर बना लिया करता था।
और नौजवान को देखकर उनके बुढ़ापे की बना लेता कि वो कैसे दिखेंगे। लेकिन ये राज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया था। अब मैं 12 साल का हो चुका था और एक दिन मैं ट्यूशन से वापस आया तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि फुप्पो के घर में आग लगी हुई थी। न जाने ये सब कैसे हुआ था, मगर मेरे तो आसान खता हो चुके थे। मैं जैसे ही अंदर जाने लगा तो मोहल्ले के लोगों ने मुझे कस के पकड़ लिया। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा। मेरी प्यारी फुप्पो और मेरे प्यारे कजन अंदर थे, मगर किसी ने मुझे अंदर जाने ना दिया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। वहां से कोई भी जांबर ना हो सका था। ये सदमा इतना गहरा था कि मैं कई साल तक बस चुपचाप अपने ख्यालात में खोया रहता। बाबा ने मुझे बहुत समझाया। अम्मा और मेरी तीनों बहनें सब मुझे खुश रखने की कोशिश करती थी। इसी तरह मैं 18 साल का हो गया। अब मैं शहर में हॉस्टल में रहता था। कहते हैं वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। मैं भी इस सदमे से निकल चुका था, लेकिन अब मुझे अपनी तालीम के अखराजात के लिए काफी कोशिश करनी थी। बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मैं एक दिन फुटपाथ पर बैठ गया और लोगों के स्केचेस बनाने लगा। पाकिस्तान में लोग ज्यादा शौक नहीं रखते, इसीलिए कभी कभार चंद रुपए मिल जाते। फिर एक दिन मैंने एक बोर्ड पर लिख डाला कि अपने बचपन की तस्वीर दिखाकर जवानी की तस्वीर बनवाए और जवानी की तस्वीर दिखाकर बुढ़ापे की तस्वीर बनवाए। मैंने उस पर यह भी लिखा था कि अगर यकीन ना आए तो मेरा टेस्ट ले सकते हैं। अब लोग धड़ाधड़ मेरे पास आने लगे थे। मैं उनके स्केचेस बनाया करता। अब अच्छी कमाई होने लगी थी। मेरे काम में काफी महारत थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। उस दिन मैं बैठा अपने काम में मसरूफ था कि एक गाड़ी अचानक मेरे पास आकर रुकी। कुछ आदमी मेरे पास आए, मुझे खींचकर गाड़ी में डाला और साथ ही मेरा सामान भी गाड़ी में डाल दिया और तेज रफ्तारी से सड़क पर निकल आए। मैं चिल्लाता रहा कि आखिर मेरा कसूर क्या है। ऐसे में एक बंदे ने मेरे मुंह पर जोर का मुक्का मारा और खामोश रहने का कहा। कुछ ही देर में हम एक गोदाम में पहुंच गए थे, जहां काफी सामान पड़ा था और कुछ जगह खाली भी थी। मुझे वहां बिठा दिया गया। मैंने देखा कि एक इंतहाई अमीर बंदा, जो कि काफी महंगे लिबास में मलबूस था, उसके महंगे जूते ऐसे चमक रहे थे कि उसमें मैं अपना चेहरा देख सकता था। वो मेरे करीब आया। तो ये है वो लड़का जो जवानी और बुढ़ापे के स्केचेस बना लिया करता है। वो मेरी तरफ देख रहा था, मगर मुखातिब वो गुंडे थे जो मुझे यहां तक लाए थे। जी सरकार, चलो पहले इसका टेस्ट लेते हैं, क्योंकि मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। वो मजे से मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और उसके मुलाजिम ने एक तस्वीर मेरे आगे रखी। वो एक 5 साल बच्चे की तस्वीर थी। मैंने घबरा के उस आदमी की तरफ देखकर कुछ पूछना चाहा। देखो, तुम घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारा इनाम दिया जाएगा। बस मुझे ये टेस्ट करवाना है। ये मेरे बेटे की बचपन की तस्वीर है। बस मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने कामयाब होते हो। मैंने जल्दी जल्दी स्केच बनाना शुरू कर दिया। मुझे इस काम में इतनी महारत थी कि ये बस आधे घंटे में हो जाता, मगर आज मैं काफी डरा हुआ था और एहतियात से काम करने लगा। मैंने देखा कि वो बंदा बार बार अपनी घड़ी देखे जा रहा था। मैंने जैसे ही स्केच तैयार किया और आगे बढ़ाया तो मुलाजिम का हैरत से मुंह खुल गया। अरे वाह सरकार, ये देखें। वो काफी पुरजोश होकर उस आदमी को वो दिखाने लगा। अब वो आदमी, जो सूटेड बुटेड था, कभी तस्वीर को देखता तो कभी मुझे। वेरी नाइस, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। मेरा बेटा कमोबेश इसी तरह दिखता है। वो मुतमईन लग रहा था। अब उसने मुझे एक बच्ची की तस्वीर दिखाई और कहा, अब इसकी जवानी की तस्वीर बना दो, तुम्हारा मुआवजा डबल दिया जाएगा। मैं भी यहां से जल्द अज जल्द जान छुड़ाना चाहता था। मैंने उस तस्वीर पर काम करना शुरू कर दिया। तस्वीर तकरीबन मुकम्मल ही होने वाली थी कि उस आदमी का फोन बजने लगा और वो फोन पर मसरूफ हो गया। मगर मेरी तो रूह कांप गई जब मैंने उस बंदे के मुंह से सुना, हाँ दिलावर,
कुछ ही देर में मारिया की तस्वीर व्हाट्सएप कर दूंगा। अब तुम्हारा काम है उसे ढूंढना और खत्म करना। वो इस वक्त 18 साल की होने वाली होगी। वो जहां भी छुपी हो, उसका काम तमाम कर दो। मैं नहीं चाहता कि वो अचानक कहीं से आ जाए और अपनी सारी जायदाद का मुतालबा कर दे। अब वो कह रहा था कि मुझे एक ऐसा लड़का हाथ लगा है जो बचपन की तस्वीर देखकर जवानी की तस्वीर बना लेता है। हाँ, बस कुछ ही देर में भेजता हूं। या अल्लाह, ये इंसान क्या बोल रहा था? ये तो किसी की जान लेना चाहता था। शायद इस लड़की की जिसकी तस्वीर मेरे सामने थी। मैंने जल्दी से वो कागज नोचकर अपनी जेब में अड़स लिया। मेरी यह हरकत किसी ने ना देखी थी। मैं फिर से एक तस्वीर बनाने लगा था और कुछ ही देर में वो तस्वीर मैंने उस आदमी के हवाले कर दी। उस आदमी की आंखों में एक हैबतनाक चमक आ गई थी। उसने 10,000 मेरी तरफ उछाले और जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। मुझे भी वहां से जाने का कहा गया। मैंने वो पैसे ना उठाए थे और मुझे खाली हाथ जाता देखकर मुलाजिम खुशी खुशी वो नोट उठाने लगा। उस दिन के बाद मैंने वो काम छोड़ दिया था और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। मैंने जेब से वो स्केच निकाल कर देखा तो वो लड़की जहां भी थी अब महफूज थी, क्योंकि मैंने जिसकी तस्वीर उनको बना के दी थी वो लड़की अब इस दुनिया में न थी। और उनको कैसे मिलती, ये सब मैंने एक जान बचाने के लिए किया था। उस दिन से हर अखबार और सोशल मीडिया पर वो तस्वीर गर्दिश कर रही थी, तलाशे गुमशुदा के तौर पर, और उसका पता बताने वाले के लिए इनाम भी रखा गया था। मगर आज मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने उसी लड़की को अपने सामने अपनी बीवी के रूप में देखा, जो आज से 20 साल पहले मर चुकी थी। नीली, तुम? मैं झटका खाते हुए दूर हुआ। अपना असल नाम सुनकर वो चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बस यकटक मुझे देखे जा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? वो यकीनन नीली ही थी, क्योंकि मैंने उसकी जवानी की तस्वीर कई बार बनाई थी। जी हां, वो मेरी सबसे लाडली कज़न थी, नीली, फुप्पो की तीसरी बेटी, जो मुझसे 5 साल छोटी थी, लेकिन वो जलकर मर चुकी थी। उसका चेहरा मेरे दिलो दिमाग में नक्श था। इसीलिए मैंने उस जालिम आदमी को नीली की जवानी का स्केच बनाकर दिया था, ताकि वो उसे कभी ढूंढ ना सके। मगर यहां तो नीली जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ी थी। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मैं कामरान हूं, तुम्हारे मामू का बेटा। मैं हकलाया था। वो कुछ भी समझ ना पा रही थी। उसके गाल पे चलने का निशान मौजूद था। मैंने उसे सब याद दिलाया, लेकिन उसे कुछ याद ना था। वो तो बस अपनी उसी मां को जानती थी जिसने उसे पाला था। ये एक मौजज़ा ही था, लेकिन हो सकता था कि ये कोई और लड़की हो। इस राज को जानने के लिए मुझे उसकी मां के पास जाना था। मैं फौरन खाला के घर गया। रियाज अहमद और उनकी बेगम खालदा, उनका बेटा आरिफ और बेटी सादिया और सबसे छोटी बेटी नीलम। आज से 20 साल पहले उनके घर में एक भयानक आग लगी थी, जिसमें कोई भी जानवर ना हो सका था। ये किस्सा तो सुना होगा ना आपने? मैंने उनसे वो सब कह डाला और उनसे सारा राज मालूम करना चाहा। मेरी बात सुनकर खाला के औसान खता हो चुके थे। वो बहुत घबरा गई थी। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानती, वो हकलाने लगी। तो फिर ये कौन है जो जीती जागती सबूत है कि आप वो सब जानती हैं? ये मेरी बीवी नीलम, जिसे मैं प्यार से नीली कहा करता था। ये वही लड़की है जो उस दिन जलकर मर गई थी दुनिया की नजर में। लेकिन यह आपके पास कैसे आई? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मेरे पीछे नीली खड़ी थी, निकाब खोले। अब वो हैरत से कभी मुझे देखती तो कभी नीली को। तुमने वादा किया था कि इसका मुंह नहीं देखोगे, वो मुझसे नजरें चुराने लगी। खाला, मेरी बात गौर से सुनो। ये मेरी कजन है। ये तो जलकर मर चुकी थी। ये तुम तक कैसे पहुंची और तुमने इसे क्यों छुपाया? मैंने गुस्से से कहा तो वो सहम गई। बेटा, जिस दिन उस घर में आग लगी थी उस वक्त मैं वहां मौजूद थी। उस नेक औरत ने मुझे कुछ राशन और पुराने कपड़े वगैरह देने के लिए बुलाया था। मैं दूसरों के घरों में काम किया करती थी।
अक्सर वो मुझे कुछ ना कुछ दे दिया करती थी। उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि नीली को संभालो, मैं स्टोर से सामान निकाल कर लाती हूँ। और जैसे ही वो अंदर गई 2 मिनट में एक धमाका हुआ। न जाने कैसे हुआ था, शायद किचन में हुआ या बिजली की तार में आग लगी, मुझे कुछ समझ ना आया। नीली मेरी गोद में थी और मैंने अपनी और इसकी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। हम दोनों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया होता अगर मैं बर वक्त वहां से ना भागती। लेकिन बदकिस्मती से नीली के ऊपर न जाने कहां से एक जलती हुई लकड़ी आ गिरी थी, जिससे इसके गाल पे झुलसने का निशान बन गया। मैं बस भागती हुई इसे अस्पताल ले गई और इसकी पट्टी करवाई। ये बहुत तकलीफ में थी। मुझे इल्म हो गया था कि उस घर में अब कोई भी ना बचा था। तब से मैंने नीली को अपनी बच्ची समझ के पाला, क्योंकि मैं बे औलाद थी। लेकिन जैसे ही नीली जवान हुई, अचानक से हर जगह उसकी तस्वीर लगना शुरू हो गई और उस पर इनाम भी रखा गया। तब से हम माँ बेटी बहुत खौफजदा हो गए थे, क्योंकि एक बार नीली पर जानलेवा हमला हो चुका था। तब से हमने वो घर, वो मोहल्ला छोड़ दिया और झुग्गियों में रहने लगी। नीली को मैंने निकाब करके रहने का कहा, ताकि कोई इसे पहचान कर इनाम की खातिर उन लोगों के हवाले न कर दे जो न जाने क्यों इसकी जान के दुश्मन थे। यहां तक कि पुलिस भी उन्हीं के साथ मिली हुई थी। मैंने वो शहर भी छोड़ दिया। बेटा, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैंने इसकी शादी के लिए इसीलिए ये शर्त रखी थी। और सच में नीली बहुत खुशकिस्मत है। वो नेक सीरत, सोमो सलाद की पाबंद है। इसकी दुआ में बहुत असर है बेटा। ये सब बातें सुनकर मैं सकते में आ चुका था। अनजाने में मैंने नीली की जान को खतरे में डाल दिया था, ये समझकर कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी थी कि वो आज भी जिंदा थी और मेरी मनकूहा थी। मैं बहुत खुश था। मैं अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब था। उनको तो इल्म ही न था कि बेरोजगारी से परेशान होकर मैंने शादी भी कर ली थी किस्मत आजमाने के लिए। मैं अपने वालिदैन को भी ले आया था, क्योंकि अब मुझे कंपनी की तरफ से एक घर मिल चुका था। मेरी बहनों की शादी हो चुकी थी, वो सब अपने घरों में खुश थी। मैंने अपना वलीमा धूमधाम से मनाया था। मैं नीली को पाकर बहुत खुश था। जब से वो मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी तो दुनिया ही बदल के रह गई थी। बचपन में वो मेरी लाडली कजन थी और अब लाडली बीवी। अब मुझे उस लड़की की तलाश थी जिसकी तस्वीर मैंने कब से संभाल के रखी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश करके उसका पता लगा लिया था। वो लड़की मारिया थी, जो अमेरिका में मुकीम थी। और खुशी की बात यह थी कि वो अपना हक उस जालिम इंसान से वसूल कर चुकी थी, जिसने उसके वालिदैन का कत्ल करके उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। वो शख्स अब जेल की हवा खा रहा था। मारिया से मेरा राब्ता जब हुआ तो वो मेरा किस्सा सुनकर हैरत में पड़ गई। उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया कि मैंने उसकी जान बचाने में मदद की। उसने कहा कि अब नीली को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो जालिम लोग कैफरे किरदार तक पहुंच चुके हैं। अब मैं बहुत खुश था। नीली को किसी से डरने की जरूरत न थी और मैं खाला को भी अपने घर ले आया था। वो बेचारी अकेली कैसे रहती। आज मुझे यकीन हो गया था कि जिसको अल्लाह ताला जिंदगी बख्शता है उसे कोई मार नहीं सकता। नीली बचपन में भी बच गई थी और जवानी में भी मौत के मुंह से वापस आई थी। आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मैं एक प्यारी सी बेटी का बाप बन चुका हूं। और हां, मेरे निकाह के वक्त खाला ने कहा था कि जब तक नीली का चेहरा छुपा हुआ है तब तक वो जिंदा रहेगी, वरना मौत उसे ढूंढ लेगी। और मैं यही सुनकर घबरा गया था। आज मुझे याद आता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हम सब साथ में खुश हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।